ओके, सो हमने दोनों ही केसेस को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है और ये जान लिया है कि किस तरफ लाइट का बेंडिंग होना है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे लाइट में बेंडिंग होती ही नहीं, लाइट जैसी आती है वैसी की वैसी निकल जाती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर मैं कह रहा हूँ कि रिफ्रैक्शन हो रहा है और आप देख ही नहीं पा रहे, तो रिफ्रैक्शन का मतलब तो लाइट को बेंड हो जाना चाहिए। तो इट मीन्स लाइट अगर बेंड हो रही है तो फिर मुझे सीधी कैसे दिख रही है? लाइट अपने पाथ पे ही कैसे जाती हुई दिख रही है अगर उसमें बेंडिंग है तो? सो ये एक छोटा सा मैजिक, बहुत छोटा सा मैजिक है और समझने के लिए भी बहुत आसान है। इसको आप मैथमेटिकली समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। बेसिकली let us try to study case when no refraction occur। ऐसे केसेस देखने की कोशिश करते हैं जहां पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होगा। सो रिफ्रैक्शन कहां पे नहीं हो रहा होगा उस चीज को हम देखते हैं। Number one case is when light travels perpendicular to the interface। तो जब लाइट किसी भी इंटरफेस पे, दो मीडियम्स को सेपरेट करने वाला एक इंटरफेस, किसी भी इंटरफेस पे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी या परपेंडिकुलर ट्रैवल करती हुई पास होगी, तो उस केस में रिफ्रैक्शन आपको दिखाई नहीं देगा। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं है एंड एक्चुअल में भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं किस तरह से। हम एक सरफेस अज्यूम करते हैं XY। इस सरफेस पे हम मान लेते हैं कि दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। इस सरफेस के ऊपर मीडियम 1 है, नीचे मीडियम 2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है, इट डजंट मैटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 कह देते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम N2 कह देते हैं। लेट अस सपोज कि एक लाइट रे इस तरह से AO जो लाइट रे है वो कुछ इस तरह से इस इंटरफेस पे आके स्ट्राइक करती है। अब जैसे ही ये स्ट्राइक करेगी, यहां पे हम देखेंगे कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्रिएट हो गया O। इट मींस अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दो मीडियम्स के इंटरफेस पे है। अब क्योंकि ये दो मीडियम के इंटरफेस पे है, इट मींस यहाँ पे रिफ्रैक्शन तो होना है, ऐसा हम मान लेते हैं। ओके, तो क्या करेंगे? जैसे ही लाइट किसी भी मीडियम के इंटरफेस पे इंसिडेंट होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्रिएट होता है और हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सो व्हाट इज AO? AO इज माय इंसिडेंस रे। सो वी विल राइट हियर AO इज व्हाट? इंसिडेंस रे। और अगर हम इस पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज M, दिस इज N। सो इट मीन्स MN इज नॉर्मल। MN क्या होगा? MN इज माई नॉर्मल। अब हमने ये देखा कि नॉर्मल और इंसिडेंस रे एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, एक दूसरे पे कोइंसाइड हो रही हैं, बिल्कुल पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर हैं। सो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंस रे? द एंगल विल बी 0। बिकॉज 0 कैसे हमने कहा? अगर लेट अस से दिस इज द नॉर्मल और इंसिडेंस रे ऐसी आती है यहां से यूं, तो हम कहते हैं कि नहीं, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है। लेकिन जैसे जैसे ये एंगल छोटा होता जाता है वैसे वैसे नॉर्मल और इंसिडेंस रे एक दूसरे के ऊपर आती जाती है।
आप देख सकते हैं ये एंगल ऑफ दिस वाज द इंसिडेंस रे, अगर ऐसी होती तो इतना बड़ा एक एंगल फॉर्म होता। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको पास में लेके आते जा रहा हूं वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता जा रहा है। जो एंगल के दो आर्म्स हैं वो पास पास आते जा रहे हैं और फाइनली जब एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो हम कहेंगे कि दोनों पाम्स, दोनों आर्म्स ओवरलैप कर चुके हैं। दोनों आर्म्स अगर ओवरलैप कर जाएंगे किसी भी एंगल के, इट मींस एंगल का मेजर 0 डिग्री होगा। सो यहां पे आई कैन राइट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I is equals to 0 डिग्री। नाउ अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइट जब ऐसे परपेंडिकुलरली किसी इंटरफेस पर टकराती है तो उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है। रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इट मीन्स हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है, हमारा टारगेट ये है कि किसी तरह से हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कैलकुलेट कर ले कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा कितना, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि लाइट में कितना रिफ्रैक्शन हुआ है। सो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस तो निकाल लिया। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक लॉ है। कौन सा लॉ? यस, स्नेल्स लॉ। तो बाय स्नेल्स लॉ we can say, by Snell's law we can say sin I upon sin R, sin I upon sin R, where R is the angle of refraction जो कि हमें कैलकुलेट करना है, is equals to what? N2 upon N1, N2 upon N1. Now what is I? I is angle of incidence which is 0 degree. So it means sin 0, I can write sin of angle 0 degree upon sin R is equals to N2 upon N1. So what is sin 0? Sin 0 is, yes, it is again 0. So I can write sin R is equals to 0 degree. ये चीज 0 हो जाएगी। अब sin R को उधर ले जाइए, N2 को नीचे डिवाइड कर दीजिए, N1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनली यू विल गेट sin R is equals to 0. So if sin R is equals to 0, therefore R is also equals to 0 degrees. So it means very important conclusion कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। मतलब लाइट अगर इस तरह से इस मिरर को स्ट्राइक कर, सॉरी इस इंटरफेस को स्ट्राइक करती है तो बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रेट निकल जाएगी। ये M है, बिल्कुल इसी तरह से लाइट रे निकल जाएगी। OB, OB is what? OB is the रिफ्रैक्टेड रे। OB क्या है आपकी? OB आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल सीधी कतार में निकल जाएगी। तो क्या यहाँ पे लाइट अपने पाथ से भटकी? क्या लाइट में कुछ बेंडिंग हुई? ऑब्वियसली नॉट, बेंडिंग नहीं हुई। लेकिन फिर भी स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल है। स्नेल्स लॉ हर जगह एप्लीकेबल है जहां पे भी दो ट्रांसपेरेंट मीडियम इंटरफेस हो रहा है, या कहें जहां पे भी दो मीडियम का इंटरफेस है, वहां पे ये चीज हमेशा एप्लीकेबल है। सो हमने ये देखा कि जब लाइट 90 डिग्री पे किसी भी इंटरफेस को स्ट्राइक करती है तो वहां पे रिफ्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। 0 डिग्री मीन्स 0 डिग्री, एग्जैक्ट 0 डिग्री जब 90 डिग्री पे इंसिडेंस होगी। ओके, सो इस केस में क्या रहा? इस केस में रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। आई होप रिफ्रैक्शन नहीं होने का रीजन हमने समझ लिया है, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 डिग्री आ गया ऑटोमेटिकली। नाउ अब हमने लिखा कि केस व्हेन नो रिफ्रैक्शन अकर, जिसमें पहला केस था कि जब लाइट जो है वो परपेंडिकुलर टू इंटरफेस ट्रेवल करे,
इंटरफेस के 90 डिग्री पे। लेकिन और भी एक केस बनता है जहां पे रिफ्रैक्शन अकर नहीं होगा, एंड दिस केस इज वेरी ऑब्वियस केस, यू नो दिस दैट इट विल हैपन, इट हैज टू हैपन। सेकेंड केस इज व्हेन अगर मैं हवा में लाइट जा रही है, इस वक्त यहां पे हवा में लाइट जा रही है और मैंने एक हवा में इंटरफेस अज्यूम कर लिया, बीच में एक इंटरफेस को अज्यूम कर लिया। कैसा अज्यूम करा? मैंने मान लिया कि ये जो इंटरफेस है XY, इस इंटरफेस के ऊपर मीडियम 1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, और मैंने मान लिया कि इसके नीचे भी मीडियम 1 ही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। ओके, सो हमने एक इंटरफेस ऐसी हवा में मान लिया कि यहाँ पे ऊपर भी हवा है, नीचे भी हवा है, चारों तरफ हवा ही हवा, और मैंने एक इंटरफेस मान लिया। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैंने एक इंटरफेस ऐसा अज्यूम कर लिया तो क्या यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा? क्या लाइट एक मीडियम में जिसमें ट्रैवल कर रही है उसी में ट्रैवल करते करते उसमें रिफ्रैक्शन होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? ओके, ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा पॉसिबल है। वाई इट इज सो? हमें ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि हमने ये सुना है कि तारे टिमटिमाते हैं, देयर इज अ ट्विंकलिंग इन द स्टार्स। अब तारे और अर्थ में, तारे और हमारे बीच में जो बीच का मीडियम है वो क्या है? हवा। हवा ही है, हवा के अलावा कुछ भी नहीं है। तो फिर तारे टिमटिमाते कैसे दिखते हैं, ये एक सवाल मन में आता है। लेकिन साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि तारे टिमटिमाते हुए जो दिखते हैं वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन दिखते हैं। कैसे रिफ्रैक्शन दिखते हैं उसे हम थोड़ी देर में समझने की कोशिश करेंगे, बट फर्स्ट हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लाइट एक ही मीडियम में ट्रैवल करते करते रिफ्रैक्ट हो जाएगी? ट्रैवल कर रही है, रिफ्रैक्ट हो गई। क्या ये चीज स्टार्स की ट्विंकलिंग से रिलेटेड है कि लाइट तो पूरे समय हवा में ही ट्रैवल कर रही थी, फिर वहां पे रिफ्रैक्शन हुआ कब? रिफ्रैक्शन कैसे हो गया कि लाइट का रिफ्रैक्शन होके और तारे में ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई दिए? सो ये एक सवाल हमें, जिसका जवाब यहां से मिलेगा कि ये लाइट एक ही मीडियम में ट्रैवल करते करते रिफ्रैक्ट होगी कि नहीं होगी। ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इट इज वेरी शॉर्ट। सो दिस इज द सेकेंड केस, सेम मीडियम, दोनों तरफ एक जैसा ही मीडियम है। हम मान लेते हैं कि एक लाइट रे कुछ इस तरह से इंसिडेंस होती है एट सम पॉइंट ओ पॉइंट पे इंसिडेंस होके, तो यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज द नॉर्मल, दिस इज MN, इज योर नॉर्मल। नाउ हमने मान लिया कि ये जो एंगल है ये है I, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I। सो अकॉर्डिंग टू द स्नेल लॉ आई कैन से N1 sin I is equals to N1 sin R। N1 sin I is equals to N1, इस मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और दिस इज sin R। क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट होगी तो इधर रिफ्रैक्ट होगी, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नीचे, इस इंटरफेस के नीचे। इट मींस यहाँ पे कुछ तो एंगल फॉर्म कर रही होगी जिसको हमने नाम दे दिया R, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं N1 and N1 will get cancelled and you will get sin I is equals to sin R। नाउ ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि दो एंगल्स का साइन अगर इक्वल है मतलब दोनों एंगल्स भी इक्वल है। आई रिपीट, दो एंगल्स का साइन, दो एंगल्स कौन से? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर इन दोनों एंगल का साइन भी इक्वल, साइन इक्वल है, इट मींस दोनों एंगल भी बराबर होंगे। सो आई विल से, यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू R। मतलब लाइट जिस एंगल पे इंसिडेंस होगी उसी एंगल पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। सो इट मींस लाइट रे बिल्कुल सीधी इस तरह से मूव कर जाएगी।
and this, sorry, this is not angle of incidence, this is the angle of incidence, और this will be the angle of refraction, और ये दोनों एंगल बराबर होंगे और लाइट बिल्कुल सीधी ट्रैवल कर जाएगी। ओके, सो हमने ये देखा कि अगर लाइट किसी एक मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो जब तक मीडियम सेम है तब तक कोई रिफ्रैक्शन वहां पे नहीं होगा। जैसे ही मीडियम बदलेगा वैसे ही रिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगा। अब मीडियम बदलने से हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये तो गर्म हवा है और ये ठंडी हवा, तो इन दोनों में मीडियम चेंज हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दिस। या हम ये भी नहीं कह सकते कि ये तो बर्फ है और ये पानी है। ओके, बिकॉज रिफ्रैक्टिव जो रिफ्रैक्शन है वो सिर्फ डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अगर दो मीडियम्स के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है, इट मीन्स वहां पे रिफ्रैक्शन होगा। अगर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही सेम है तो वहां कोई रिफ्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, यू वोंट बी एबल टू सी एनी पॉसिबल रिफ्रैक्शन बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया आर सेम। जैसे ही सेम होगा तब तक रिफ्रैक्शन नहीं होगा, जैसे ही बदलेगा वैसे ही रिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगा। ओके, सो दिस रिलेशन गिव अस की cause of no refraction, and same this relation also give us the cause of no refraction. Okay, you can note this. ओके, सो हमने अभी तक रिफ्रैक्शन में बेंडिंग किस तरफ होगी ये समझ लिया, रिफ्रैक्शन में बेंडिंग कब नहीं होगी इस चीज को भी समझ लिया। तो हर बार हमने ये देखा था कि जो इंटरफेस लिया वो एक सिंगल इंटरफेस लिया, एक इंटरफेस आपने माना और उस इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा उस चीज को हमने डिस्कस कर लिया। नाउ अब हम ऐसी सरफेस लेते हैं जहां पे दो रिफ्रैक्शन हो रहे हों, जहां पे दो रिफ्रैक्शन हो रहे हों, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऐसा कुछ मीडियम अज्यूम करते हैं। बिल्कुल सिंपल मीडियम जो आपने डेली लाइफ में देखा है, आपने यूज किया है, आप रोज देखते भी हो, जिसे कहते हैं ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब मतलब जो पेपर वेट है, पेपर के ऊपर रखने के लिए जो वजन आप यूज करते हैं, इतना बड़ा छोटा सा, इट इज ए रेक्टेंगुलर शेप का होता है, पूरी तरह से ग्लास का बना हुआ होता है और काफी हेवी होता है, आपने देखा होगा। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब उसको हम न्यूज़पेपर पे रख देते हैं तो न्यूज़पेपर पे रखने से हमें जो लेटर्स उसके नीचे होते हैं वो ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं, वो थोड़े से उठे हुए दिखाई देते हैं। अगेन दैट लेटर्स का ऊपर होना, दैट उसकी हाइट बढ़ जाना इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन।
ये चीज भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही होती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब एक लाइट रे एक ग्लास स्लैब से पास होती है तो पास होने पे उसमें किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है। अब दिस इज वेरी ऑब्वियस कि रिफ्रैक्शन तो होना ही है। क्यों? बिकॉज ये ग्लास का मीडियम है, इसके अंदर पूरा ग्लास ही ग्लास है और बाहर क्या है? एयर। तो एयर और ग्लास, तो बीच में एक इंटरफेस क्रिएट हो गया। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि लाइट जब एयर से ग्लास के अंदर ट्रेवल करेगी सो इट विल बी ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, क्योंकि ग्लास जो है वो एक डेंसर मीडियम है। सो लाइट जब भी रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो हम देखेंगे कि वहां पे रिफ्रैक्शन होगा। सो लेट अस अज्यूम अ ग्लास स्लैब। ओके, सो हम एक ग्लास स्लैब अज्यूम करते हैं, ABCD, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को अगर हम ध्यान से देखें तो ABCD जो सरफेस है, इस सरफेस के अंदर पूरी तरह से ये ग्लास है। दिस इज अ सॉलिड रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। पूरी तरह से ये ग्लास है और कुछ भी नहीं। अब अगर मैं CD की बात करूं तो CD क्या है? CD इस ग्लास स्लैब की बाउंड्री है। बाउंड्री है, इट मींस यहां पे ग्लास स्लैब खत्म होता है, तो ग्लास स्लैब खत्म होगा तो क्या चालू हो रहा है? एयर। सो आई कैन से CD जो इंटरफेस है, इट इज द इंटरफेस, जो बाउंड्री है, इट इज बेसिकली द इंटरफेस बिटवीन एयर एंड ग्लास। सिमिलरली AB is again the interface between air and glass. Same with AD and same with BC. तो हम मान लेते हैं कि जो ये इंटरफेस है CD, इसके नीचे का जो मीडियम है ग्लास, उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं लेट्स से NG. NG is what? NG is basically the refractive index of glass. And ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं NW, सॉरी NA. NA is what? NA is the refractive index of air. Okay, so let us assume कि मैं इस स्लैब को पकड़ के इसके आर पार देखता हूं, कि मैं यहां से देखता हूं CD इंटरफेस के ऊपर से। अगर मैं यहां से किसी चीज को देखने की कोशिश कर रहा हूं, सो इट मीन्स एक लाइट रे कुछ इस तरह से आके AO, एक लाइट रे कुछ इस तरह से आके इस इंटरफेस पे स्ट्राइक करती है। कौन से इंटरफेस पे? CD इंटरफेस पे। CD इंटरफेस पे हमने माना कि एक लाइट रे आके स्ट्राइक कर रही है ग्लास स्लैब में। ओके, नाउ अब जैसे ही ये ग्लास स्लैब को यहां पे स्ट्राइक करेगी तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O हमारा क्रिएट हो चुका है। इस O पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, जिसे हमने नाम दिया लेट्स से N1, जिसे हमने नाम दिया लेट्स से N1। नाउ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन पॉइंट O। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन क्यों होगा? क्योंकि ये एक इंटरफेस है बिटवीन एयर एंड ग्लास, तो डेफिनेटली रिफ्रैक्शन तो होगा ही। रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन किस तरफ होगा? तो क्या ग्लास एक रेयरर मीडियम है एयर से? नहीं। अगर हम एयर और ग्लास को कंपेयर करें तो ग्लास इज अ डेंसर मीडियम, इट मींस जो रिफ्रैक्शन होगा वो रिफ्रैक्टेड रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगी। क्यों? बिकॉज लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। सो ठीक है, लाइट को हम ट्रेवल करवा देते हैं। कुछ इस तरह से लाइट ट्रेवल होगी। किस तरह से? ऐसा। आई विल से दिस पॉइंट इज, लेट अस अज्यूम एज P। इस पॉइंट को हम P अज्यूम कर लेते हैं। P पॉइंट इज व्हाट? P पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन AB। क्या हुआ? लाइट ऐसी आई, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करी और इस ग्लास के अंदर घुस गई। ग्लास के अंदर घुसेगी, लेकिन ग्लास स्लैब जो है वो एक फाइनाइट लेंथ का है,
उसकी लेंथ एक लिमिटेड है, कोई बहुत इन्फाइनाइट तो नहीं है, बहुत बड़ा। इट मीन्स जो लाइट इसके अंदर इस तरह से घुसी है ये कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगी। तो हम मान लेते हैं कि ये इंटरफेस पे CD पे जब टकराएगी तो रिफ्रैक्ट होके ये AB इंटरफेस तक पहुंच जाएगी। ऐसी आई, ऐसी रिफ्रैक्ट हुई, फाइनली अब AB इंटरफेस पे आ गई। लेकिन O से P तक में जो मीडियम है वो तो बिल्कुल कांस्टेंट है। कौन सा? ग्लास का मीडियम। इट मीन्स यहाँ पे अंदर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होने वाला। रिफ्रैक्शन तभी होगा जब मीडियम चेंज होगा। लेकिन AB को अगर मैं देखूं तो AB इंटरफेस पे यहाँ पे ग्लास है एंड यहाँ पे एयर। इट मीन्स यहाँ पे अगेन रिफ्रैक्शन होगा। तो अब ये सोचने की बात है कि रिफ्रैक्शन एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में होगा। चलिए देखते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि लाइट रे कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रही थी, ये है लाइट का ओरिजिनल पाथ जिसको लाइट फॉलो करती। अगर ग्लास लैम्प नहीं होता तो लाइट ऐसी आ रही थी और ऐसी चली जाती। लेकिन यहाँ पे जो इंटरफेस क्रिएट हुआ, दिस इज लेट्स से दिस इज नॉर्मल N2, हम इसे N2 नॉर्मल मान लेते हैं N2 एंड दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे हम नाम दे देते हैं R1, क्योंकि ये पहले रिफ्रैक्शन की बात है। सिमिलरली इसे भी हम नाम दे देते हैं R2। R2 नाम दिया, इट्स जस्ट अजम्पशन कि हमने इसको R2 नाम दिया। R2 जो है वो कोई रिफ्रैक्शन एंगल नहीं है। R2 बेसिकली एक इंसिडेंस एंगल है। क्यों इंसिडेंस एंगल है? क्योंकि OP जो लाइट है वो AB सरफेस के लिए एक इंसिडेंट रे है। ओके, सो जब ये इंसिडेंट रे P पॉइंट पे टकरा रही है तो हम देख सकते हैं कि जो मीडियम है वो यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे एयर है। इट मीन्स ये रिफ्रैक्ट होगी किस डायरेक्शन में? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वाई अवे फ्रॉम द नॉर्मल? बिकॉज लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। सो आई विल से कि दिस OP विल गेट रिफ्रैक्टेड इन दिस डायरेक्शन, समथिंग लाइक दिस, and this angle will be known as E. This is the basically angle of refraction, but हम इसे कहेंगे E, which is known as angle of emergence या emergent angle. Now, अब ये सोचने की बात है what is this emergent angle, कि ये emergent वाली चीज क्या है। तो बेसिकली देखिए, इमर्ज होना मतलब क्या? इमर्ज होना मतलब कहीं से निकलना। ठीक है, कहीं से निकलना है। मैं कह रहा हूं कि सूरज इमर्ज हो रहा है, सूरज कहीं से निकल रहा है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ओके, जैसे कि पौधा इमर्ज होता है जमीन के अंदर से, बाहर आता है, निकलता है, उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हमारी लाइट रे कौन सी थी? AO लाइट रे इधर आई, स्ट्राइक करी, रिफ्रैक्ट हुई, अंदर गई, फिर इस पॉइंट पे आई, स्ट्राइक करी और फाइनली बाहर निकल गई। तो अल्टीमेटली AO जो लाइट रे है ये कौन सी है? इंसिडेंस रे, या जो अंदर जा रही है। और ये P, लेट्स से दिस इज Q। सो PQ जो लाइट रे है, PQ लाइट रे बेसिकली उस स्लैब से बाहर आ रही है, उस स्लैब से इमर्ज हो रही है। इसलिए हम कहेंगे कि ये लाइट रे PQ जो भी एंगल इस स्लैब के साथ बना रही है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, बिकॉज इट इज इमर्जिंग आउट, दिस इज द इमर्जेंट रे। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं उन सभी टर्म्स को। सबसे पहले AO is what? It is the incidence ray. Then AO के बाद after I is the angle of incidence. You know this. R1 is the angle of refraction at CD. Okay, so I is what? Angle of incidence at CD. R1 is what? It is the
एंगल ऑफ refraction at CD. And what else? R2. R2 is what? R2 is the angle of incidence. Remember this, angle of incidence at AB. R2 कोई रिफ्रैक्शन एंगल नहीं है, R2 इज बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सरफेस AB. AB सरफेस पे ये इंसिडेंस एंगल है. नाउ एंड व्हाट इज E? E इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट AB, और ई को हम कह सकते हैं इमर्जेंट एंगल या एंगल ऑफ इमर्जेंस, कुछ भी आप कह सकते हैं, दोनों टर्म्स वैलिड है. सो दीज आर सम टर्मिनोलॉजीज जो हम इस स्लैब में देख सकते हैं. नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम ये देखते हैं कि ये लाइट रे जो जा रही थी ये ऐसी जाती जाती ऐसी सीधी निकल जाती, बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट. लेकिन जैसे ही हमने स्लैब रखा इसका पाथ चेंज हो गया और अब ये ऐसी जा रही है. ओके, इट इज गोइंग समथिंग लाइक दिस. ना अगर ये ऐसी जा रही है तो इसमें क्या खासियत है, चलिए उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. अगेन फॉर दैट वी विल यूज स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ हमें बताएगा कि जो लाइट रे निकल के बाहर जा रही है वो लाइट रे किस तरह से बिहेव कर रही है. अगर मैं CD इंटरफेस की बात करूं, फॉर CD इंटरफेस, तो यू कैन सी, तो चलिए लिखते हैं इसको. CD इंटरफेस, सो वी विल राइट एट CD इंटरफेस पे हम क्या लिख सकते हैं, हम देख रहे हैं कि लाइट कहां से आ रही है, Na से, मतलब एयर से, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, I. सो आई कैन राइट Na इंटू साइन I इज इक्वल्स टू, जा किस में रही है, स्लैब में. स्लैब में क्या है, स्लैब में एंगल जो है वो क्या है, R1, और स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज Ng. सो आई विल राइट Na साइन I इज इक्वल्स टू Ng sin R1. Okay, so we will use this like this, Na sin I upon Ng is equals to sin R1. This is first equation. Then at AB, ये हमने CD इंटरफेस की बात की थी, ये हम AB इंटरफेस की बात कर रहे हैं. AB इंटरफेस पे हम देखें तो AB इंटरफेस में लाइट रे ग्लास के अंदर से आ रही है. तो जैसे ही लाइट रे इस पॉइंट पे आएगी तो हम देख रहे हैं कि R2 जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और मीडियम क्या है, Ng. सो कैन आई राइट Ng इंटू R2 साइन R2 इज इक्वल्स टू, और लाइट जा किधर रही है, एयर में जा रही है. तो एयर में एंगल कौन सा है, E. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, Na. सो आई विल राइट Na टाइम्स साइन E. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. नाउ इफ यू कंपेयर दिस CD एंड AB इंटरफेस, अगर हम CD और AB इंटरफेस को ध्यान से देखें तो ध्यान से देखने पे मुझे ये पता चलता है कि ये दोनों इंटरफेसेस पैरेलल तो हैं, ओके पैरेलल है. उसके बाद हमने इस पे N1 और N2 दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, दो नॉर्मल ड्रॉ किए. ये दोनों नॉर्मल भी क्या पैरेलल होंगे, यस. दो पैरेलल लाइंस पे आप परपेंडिकुलर डालो तो दो परपेंडिकुलर्स भी पैरेलल होंगे ही. So I will say N1 and N2 are parallel.
अब N1 और N2 अगर पैरेलल हैं, इट मीन्स जो एंगल N1OP फॉर्म कर रहा है और N2, तो ध्यान से देखा जाए तो एंगल N1OP एंड एंगल N2PO, जो दो एंगल्स फॉर्म हुए हैं N1OP एंड N2PO, ये दोनों एंगल्स बिल्कुल बराबर होंगे. Why it is so? Because R1 and R2 are alternate interior angles. These are alternate interior angles. So I can say कि R1 is equals to R2. R1 is equals to R2. Reason is alternate interior angles. Therefore R1 और R2 बराबर हो गए. यहां पे भी साइन R2 की जगह मैं साइन R1 लिख सकता हूं. तो इसका मतलब इक्वेशन 2 को हम कुछ ऐसा मॉडिफाई कर सकते हैं, NG साइन R1 इज इक्वल्स टू NA साइन ऑफ एंगल E. This is equation, let's say 3. So compare equation 1 and 3. पहली और तीसरी इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे, so you will find कि sin R1 यहीं पे सेम है. तो मतलब इस sin R1 की वैल्यू ये जो है, इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. I can put it here. So you will get NG ब्रैकेट NA sin I upon NG is equals to NA sin E. NG और NG कैंसिल हो गया और NA और NA कैंसिल हो गया. So you will get E sin I is equals to sin E. Means sine of angle of incidence and sine of angle of emergence are equal. It means angle of incidence is equals to angle of emergence. मतलब जिस लाइट जिस एंगल पे इंसिडेंस होगी उसी एंगल पे बाहर निकल जाएगी. ये एक बहुत बड़ी खासियत है इस ग्लास स्लैब की. रिफ्रैक्शन होने के बावजूद भी लाइट का पाथ भटकेगा नहीं. लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में जाएगी. हाँ, बस थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी. जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं लाइट रे ऐसी जा रही थी, सीधी 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 निकल जाती, लेकिन हुआ क्या, बीच में ये ग्लास स्लैब आया तो ऐसा थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होके और लाइट रे ऐसी गई. लेकिन अल्टीमेटली डायरेक्शन तो वही है. लाइट की डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं हो रहा, वहां पे कोई भी चेंज आने को नहीं दिख रहा हमें. तो फिर क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि लाइट का जो पाथ है वो बदल गया है, कुछ डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया है, जिसे हम कह देते हैं x. कुछ x डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया है. मतलब मैं सीधा चल रहा था, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने थोड़ी सी डायरेक्शन बदली और ऐसा चला गया. जैसे रोड पे आपने देखा है 4 लेन रोड होती है, तो 4 लेन मीन्स 4 लेन बनी हुई है, 4 लोग ऐसे जा सकते हैं, 4 गाड़ियां ऐसे जा सकती हैं. तो चारों गाड़ियां चल रही हैं, किसी ने लेन चेंज करी, लेन चेंज करने से क्या, बीच में से ऐसे जा रहा है, ऐसा होके ऐसा चला गया. तो अल्टीमेटली डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई, सिर्फ लेन बदल गई. लेन बदली मतलब उसका थोड़ा सा पाथ शिफ्ट हो गया, यहां की जगह यहां पे शिफ्ट हो गया, नथिंग एल्स. तो हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बिल्कुल बराबर है. इसलिए हम कहेंगे कि जो इंसिडेंस रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है या कहें इमर्जेंट रे है, ये दोनों रे पैरेलल है, बिल्कुल एक दूसरे के एग्जैक्टली पैरेलली ये दोनों मूव करती है. ओके, सो दिस इज द importance, is the beauty of this glass slab. Okay, so in the next class we will discuss further glass slab. It is a very big topic, so you can note this and thank you.